आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर। यह है सिंगापुर, दुनिया का चौथा अमीर देश, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। साउथ ईस्ट एशिया का और दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री। सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं और हेल्दी और प्रोडक्टिव माने जाते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो 1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को खुद से अलग किया तो उस वक्त सिंगापुर के 70% गरीबी के शिकार थे और ओपीएम का नशा था और बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते थे और ऐसा लगता था कि यही गरीबी, वायलेंस और करप्शन ही इसका मुकद्दर में है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? तो कैसे ये एक छोटा सा आइसलैंड इतना अमीर और रहने के लिए दुनिया का सबसे सेफ कंट्री माना जाता है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे एक छोटा सा देश इतना बड़ा रिचेस्ट बन गया। 19वीं सदी में एक बहुत ही ताकतवर कंपनी थी जिसकी अपनी फोर्स थी और पूरी दुनिया की 20% आबादी उसकी जमीन पर रहती थी और उसे कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी पूरी दुनिया में समुद्र के जरिए ट्रेड करती थी और यही से वह अपना सारा प्रॉफिट कमाती थी। यही वह ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया में 200 साल तक रही और इस कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल माल था चाइनीज टी को खरीदने के लिए कंपनी को बहुत सारा ओपीएम खरीदना पड़ता था। वह ओपीएम जो नॉर्थन इंडिया में उगती थी, बहुत सारा ओपीएम बेचना पड़ता था और वो ओपीएम जो नॉर्दर्न इंडिया में उगता था, इस कंपनी का सारा ट्रेड इस छोटी सी जगह से होकर गुजरता था जिसे स्टेट ऑफ मलाक्का कहा जाता था। कुछ ही सालों में यह कॉरिडोर इस कंपनी का प्रॉफिटेबल रूट बन गया जिससे इसका 50 पर रेवेन्यू आना शुरू हो गया। लेकिन ये सारे रूट को सेफ बनाने के लिए यहाँ पर इस कंपनी का अपना सी पोर्ट होना बहुत जरूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद पूरा करने के लिए सर थॉमस रेफर्स ने एक छोटे से आइसलैंड पर सी पोर्ट बनाया जिसे आगे चलकर दुनिया सिंगापुर के नाम से जानने वाली थी। एक चीज थी और तय की गई थी कि इस पोर्ट को फ्री पोर्ट बनाया गया, मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था। अपनी जबरदस्त लोकेशन और टैक्स फ्री पॉलिसी की वजह से यह बंदरगाह बहुत जल्द दुनिया के तमाम ट्रेडर्स की नजर में आ गया और हर वक्त यहाँ पर हजारों शिप्स आना शुरू हो गए। चीन से लेकर इंडिया और यूरोप तक तमाम समुद्री जहाज इस पोर्ट से होकर गुजरने लगे। 1866 MHZ दुनिया में से इस छोटे से आयरलैंड की इंपोर्ट्स बढ़ती गई और दूसरी ही तरफ हुकूमत की कंट्रोल ना होने की वजह से सिंगापुर ओपियम प्रोस्टिट्यूशन और जू का अड्डा भी बन गया। 1941 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने सिंगापुर पर हमला कर दिया और 1945 तक साउथ ईस्ट एशिया का यह शहर तबाह करने इस हादसे से सिंगापुर की कुछ खास मदद भी नहीं की और इन सारे नतीजों को देखकर लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। इस समय वह आबादी सामने आई जो सिंगापुर की तकदीर बदलने वाली थी। उसका नाम था ली क्वान यू। यह पैसे के लिहाज से एक लायर था जिसने 1955 में पीपल एक्शन पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इस साल होने वाले लोकल इलेक्शन में से एक कुछ और सीट से भी हासिल कर ली परंतु बहुत ही जल्द लोगों में काफी फेमस हो गया और फिर 1950 में मलाया का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। उस समय मलेशिया और सिंगापुर एक ही कंट्री होते थे
जिससे मलाया कहा जाता था। प्राइम मिनिस्टर बनने के सिर्फ 3 ही साल मलेशिया सिंगापुर से अलग हो गया। अलग होने की वजह एथेलिया और रिलीजियस, जिसकी वजह से सन 1947 में दोनों देश डिवाइडेड हुए थे। लेकिन कुछ मुश्किलें बहुत बढ़ गई। उसके सामने एक ऐसी मुश्किल थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जो गरीबी में डूबे हुए थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिनके पास कोई काम नहीं था, ना ही खाने पीने के लिए कोई साधन और फल फ्रूट था। निकलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें का सामना करना पड़े। सबसे पहले ली कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट के वायलेंस करने, ड्रग लेने वाले के खिलाफ सख्त कानून लागू किए गए। कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता तो उस पर कैश कर दिया जाता था। पत्थर फेंकने वालों को भी पब्लिकली सजाएं दी जाती। ये सुनने में तो काफी सख्त लग रहा है, परंतु हैरान करने की तो बात पर जबरदस्त रिजल्ट सामने आना शुरू हो गया और एथलीटेशन काम होना शुरू हो गई। ली कभी यही ख्याल था, जब तक लोगों को खुशहाली मिले उन्हें चीज की परवाह नहीं होगी। पर अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी। सिंगापुर का उसे समय सबसे बड़ा इकोनॉमिक मुद्दा हाउसिंग यानी रहने के लिए घरों का ना होना। सिंगापुर के 70% आबादी नीचे इलाकों में रहती थी। इसके बाद एक कानून बनाया गया जिसके तहत गवर्नमेंट किसी भी जमीन को सस्ते दाम में खरीद सकती थी। इस सस्ती जमीन को खरीदकर गवर्नमेंट ने सस्ते घर पर शुरू कर दिए। लोग इन सस्ते घरों को खरीद सके, इसके लिए एक रूल पास किया गया जिसमें हर किसी को सैलरी में से 25 पर काटकर सेंट्रल प्रोडक्टिव फंड में जमा किया जाता था और 25 पर गवर्नमेंट अपने पास से ही देती थी और इस प्रकार 50 पर सेविंग पर व्यक्ति की जमा होती थी और कई लोगों ने कुछ ही समय में अपना घर खरीदना शुरू कर दिया। 80% सिंगापुर उन घरों में ही रहते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए थे। हाउसिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ी समस्या थी जॉब। सिंगापुर के पास ना कोई काम था, ना ही कोई नेचुरल सोर्स था और ना ही पड़ोसी देश उसके साथ ट्रेड करना चाहता था। समझ लीजिए कि जॉब क्रिएटर करने का एक ही रास्ता था, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लाई जाए। इसी को देखते हुए टैक्स को कम कर दिए और रेगुलेशन तकरीबन खत्म कर दी। सिंगापुर गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि बाहर से आने वाली कंपनी से पहले 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बहुत सारी कंपनियां आने शुरू हो गई और कुछ ही सालों में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हेड ऑफिस सिंगापुर में खोलना लग गई। 10 सालों में एम्प्लॉयमेंट 0 पर हो गई और ग्रोथ रेट 13 तक पहुंच गया। और दूसरी तरफ की ही तरह सरकार दफ्तरों में कलेक्शन खत्म होने के लिए सख्त लॉ एजुकेशन के लिए गए, कलेक्शन के जुर्म में फांसी तक की सजा दे दी और दूसरी तरफ सरकारी अफसर की सैलरी 10 गुना बढ़ा दी। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट सर्विस इतनी सैलरी नहीं जितनी सिंगापुर में है। सिंगापुर की वर्कफोर्स सबसे महंगी वर्कफोर्स बन गई है। ज्यादा लोग पैसे आना शुरू हो गए और वही पैसे सरकार ने लोगों की हेल्थ के लिए खर्च करना शुरू कर दिए। वहां पर बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल बनाए गए और बाद में वहीं पर ही बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी गई और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सिंगापुर एक बहुत ही बड़ी कंट्री, रिचेस्ट कंट्री बन गई। मैन्युफैक्चरिंग और उसके अलावा बहुत सारी चीजें करना शुरू कर दी और आज की देश में सिंगापुर पेट्रोल और गैस में तीसरे स्थान पर आता है। सिंगापुर अब दुनिया का अमीर देश
میں اس کی گنتی شامل ہو گئی ہے۔